ना तो दलील है ना डेटा है कि किसी ने किसी का हिस्सा खा लिया है, लेकिन सब क्लासिफिकेशन होना चाहिए बिना किसी डेटा के, बिना किसी वैज्ञानिक सर्वे के। हैरानी की बात है कि तीसरी चौथी पीढ़ी के जज वहीं पर बैठे जो एक तरह का जाति का रिजर्वेशन ले रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एक ही पीढ़ी तक आरक्षण मिलना चाहिए। तो उनकी आवाज़ को एक जो बहुसंख्यक आबादी है, जब उसको उठाने के लिए अलग अलग न्यूज़ पोर्टल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए लोग बोले, तो उसको बहुजन मीडिया कहना बेहतर है। तो इसलिए भी वो बार बार दोहराया जाता है कि जिसे बहुजन मीडिया कहते हैं वही जन मीडिया है, वही एक्चुअल मीडिया है, बाकी तो मनो मीडिया है। कि पक्ष में भी ब्राह्मण, विपक्ष में भी ब्राह्मण, चैनल पर भी ब्राह्मण, पैनल में भी ब्राह्मण, विश्वविद्यालयों में भी ब्राह्मण, न्यायालयों में भी ब्राह्मण, सचिवालयों में भी ब्राह्मण, लेकिन ब्राह्मण खतरे में है। जेएनयू की दीवार पर किसी ने लिख दिया था कि ब्राह्मणों को विदेश भगाना है, तो ये गलत चीज़ है। इस तरह से जातिवादी माहौल बनाने की कोशिश की जाती है। 7 में से 6 अपर कास्ट जज हैं, तो 85% कौन है वहाँ? अपर कास्ट है। और करना क्या है, जबकि दूसरा 85 का दूसरा नारा था कि वंचित तबके के 85% लोग होने चाहिए, वहाँ नहीं है। तो जिम्मेदारी थी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की कि बढ़ चढ़ के इसका सबसे पहले विरोध करते। रही बात बीएसपी की या बहन जी की, तो वो तो बदनाम है इस बात के लिए कि वो बहुत देर में रिएक्शन देती हैं। इस बात को हम अनुसूचित जाति आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने भी कहते हैं। और ये सवाल पर्सनली मैंने पूछा उनसे कि आप ये बताइए कि SC ST समाज के हित का जब फैसला होता है तब कैसे आपकी NDA अलायंस और इंडिया अलायंस की बोल भाषा एक तरह से मिल जाती है। ये बात मैंने अनुसूचित जाति आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूछी है, जो खुद भाजपा के ही हैं, कि जिस पार्टी को खत्म, जिस नेता को खत्म घोषित किया गया, वो सबसे बड़ी ताकत बनकर आई और उन्होंने जो आह्वान किया उससे बहुत एकजुट होकर के, एनर्जेटिक होकर के लोग आ रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। और अगर 21 अगस्त शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात, अपनी ताकत दिखाने का एक सफल आंदोलन रह गया, तो फिर ये बहुत बड़ी सफलता है। सरकार की भलाई इसी में है कि जल्दी से जल्दी अध्यादेश लेकर आए, जल्दी से जल्दी मामले को निपटाए। जितना देर करेगी नुकसान होगा। ऐसा नहीं कि एनडीए को दलित समाज का वोट नहीं मिल रहा है। 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा निर्णय दिया SC ST के आरक्षण के वर्गीकरण को लेकर, और जब से ये निर्णय आया है तब से लगातार तमाम बुद्धिजीवी, इसके साथ साथ राजनीतिक विश्लेषक, बहुजन विचारक, तमाम लोग इस मसले पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इसी के साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि लगातार इसका जो विरोध देश के अंदर जारी है, इस विरोध में आने वाले 21 अगस्त को एक बड़ा आंदोलन देश के अंदर में होने जा रहा है, जो भारत बंद को लेकर है। और तमाम राजनीतिक पार्टियों ने इसका समर्थन भी किया है। आखिर ये कितना ज्यादा आवश्यक है, ये भारत बंद होना, SC ST आरक्षण के वर्गीकरण पर कहने की प्रतिक्रिया रखना, इसके खिलाफ में अपनी बात रखना, तमाम चीज़ों को जानने समझने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ बोलता हिंदुस्तान के मुख्य संपादक समर राज जी है, और आप बखूबी इन्हें अपने लहजे और अपने तरीके से जो खबर बताने का इनका एक तरीका है, इन्हें आप पहचानते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है चैनल में। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए और इस पर बातचीत करना चाहते हैं। तो एक वजह भी कि तमाम गैप, तमाम छुट्टियों के साथ मैं काम से बहुत कटा हुआ, उसके बावजूद ये ऐसा मुद्दा है कि इस पर क्यों ना राय रखी जाए। तो बिल्कुल, और ये जो भारत बंद की कॉल है, ये तो रिएक्शन है। एक्शन किसने लिया? एक्शन लिया उन तमाम राज्य सरकारों के लोगों ने, एक्शन लिया उस सुप्रीम कोर्ट के कथित फैसले ने, जिसे हम लोग कह रहे हैं कि एक तरफा सुना दिया गया, फरमान वो सुनाया गया, क्योंकि वहाँ पर SC ST समुदाय के लोग तो थे ही नहीं। 7 में से 1 व्यक्ति का होना वैसे ही उनको खुश करने वाले समीकरण में होना है। उनको 3 चीज़ों से दिक्कत है। पहला, कह रहे हैं सब क्लासिफिकेशन होना चाहिए। ना तो दलील है ना डेटा है कि किसी ने किसी का हिस्सा खा लिया है, लेकिन सब क्लासिफिकेशन होना चाहिए बिना किसी डेटा के, बिना किसी वैज्ञानिक सर्वे के। दूसरा कि उन्हें क्रीमी लेयर बनानी है। अब कौन है जो SC समाज में है कि 5 लाख या 8 लाख कमा लेने के बाद उसके साथ भेदभाव खत्म हो जाता है, या किसको हम अमीर समृद्ध मान लें, सामाजिक रूप से उत्पीड़न नहीं हुआ है, ये किस एक आर्थिक स्तर के बाद मान लिया जाए, ये भी गलत बात है। तीसरी सबसे ज़रूरी चीज़ कि ये एक
जज हैं, शायद जस्टिस मित्तल हैं, वो कह रहे हैं कि एक ही पीढ़ी को आरक्षण मिलना चाहिए। हैरानी की बात है कि तीसरी चौथी पीढ़ी के जज वहीं पर बैठे जो एक तरह का जाति का रिजर्वेशन ले रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एक ही पीढ़ी तक आरक्षण मिलना चाहिए। मतलब जिनको सामाजिक रूप से हजारों साल तक एक तरह से बहिष्कृत किया गया, तिरस्कृत किया गया, उनकी अगर एक पीढ़ी का एक व्यक्ति बी या सी ग्रेड या ए ग्रेड ही कहिए या इवन डी ग्रेड भी इस देश में चलता है, कहीं कोई नौकरी पा जा रहा है तो ये मान ले रहे हैं कि उनके बच्चों को ज़रूरत नहीं है। तो ये तीनों भी मेन बातों से हमें आपत्ति थी, और इन्हीं तीनों बातों से आपत्ति की वजह से हम लोग सोशल मीडिया हो कहीं भी हो, जैसे एक पत्रकार होने के नाते मेरी क्या जिम्मेदारी है, यही ना कि सवाल करना या जितने सवाल आ रहे हैं उनको कंपाइल करना। तो यही तीनों सब जो बातें हैं इसको हम कंपाइल करके हम खुद सवाल कर रहे हैं। आप बेहतर समझ पा रहे होंगे कि हम लोगों की क्या भूमिका है, और जिसको इस देश के टीवी और अखबार वाले नहीं दिखा रहे हैं, नहीं बता रहे हैं, तो हमें आपको एक तरह का जर्नलिज्म में एक्टिविज्म भी इसलिए दिख रही है। क्या ज़रूरत होती अगर इस देश का मीडिया, इस देश का अखबार के लोग इस पर चिंता जता रहे होते, इसको असल में संविधान पर हमला बता रहे होते, लेकिन इस पे तो भाव ही नहीं दे रहे हैं वो। बहुजन मीडिया होने के नाते हमारी भूमिका की आपने बात की, तो ऐसा जब मुद्दा आता है जहाँ पर SC/ST और तमाम संविधान को कहीं न कहीं षड्यंत्र के आधार पर जो कमज़ोर करने की कोशिश साफ तौर पर देखने को मिलती है, बहुजन मीडिया की अहमियत आप कितनी ज़्यादा देखते हैं ऐसे मुद्दों पर? देखिए, ज़रूरत क्यों पड़ी कि मतलब जिन्हें जन मीडिया कह के, अपने आप को सबका मीडिया कह करके जो लोग आए, चाहे वो टीवी के लोग हों चाहे अखबार वाले हों, वो तो 2-4% जन तक सीमित रहे। वो इस देश में बहुत ज़्यादा प्रिविलेज जाति के हिसाब से, आर्थिक हिसाब से और शहरों क्षेत्र के हिसाब से उन्हीं लोगों की आवाज़ बनकर बैठ गए। तब एक बहुत बड़ी आबादी, लगभग 90% से ज़्यादा आबादी तो छूट गई। SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, महिलाएं, सबकी आवाज़ तो इस मीडिया से बाहर रह गई। तो उनकी आवाज़ को एक जो बहुसंख्यक आबादी है, जब उसको उठाने के लिए अलग अलग न्यूज़ पोर्टल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए लोग बोले, तो उसको बहुजन मीडिया कहना बेहतर है। तो इसलिए भी वो बार बार दोहराया जाता है कि जिसे बहुजन मीडिया कहते हैं वही जन मीडिया है, वही एक्चुअल मीडिया है, बाकी तो मनो मीडिया है, जो एक जातिवादी है, क्लासिस्ट है, कैपिटलिस्ट है। तो उससे बहुत ही वो सीमित सेगमेंट का है, जिसे नेशनल मीडिया कह रहे हैं। वो बहुत पता नहीं नेशन के कितने % लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए एक बड़ी आबादी को जो इन्फ्लुएंस होने वाली चीज़ है, उस पर क्यों नहीं बात हो रही है, इसका इम्पैक्ट कितने लोगों पर पड़ रहा है। SC और ST पे तो डायरेक्ट पड़ रहा है। उसके अलावा समाज में तो ऐसा तो है नहीं कि समाज सबसे मिलकर नहीं बना है। तो कम से कम आपके 20-25% आबादी को डायरेक्ट जो चीज़ इम्पैक्ट कर रही हो, और इनडायरेक्ट पूरी 100% आबादी को आप उसको पूरे डिबेट से गायब कर देते हैं, तो एक तरह का कम्युनिकेशन की अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इसलिए ज़रूरत है बहुजन मीडिया की या बहुजन सेगमेंट की बात करने वाले लोगों की। आपने डिबेट की बात की, मैं एक वाकया जो मैं देख पाया हूँ टीवी डिबेट्स में, खास तौर पर जो एंकर होता है वो सवर्ण समाज से आते हैं, राजनीतिक विश्लेषक होते हैं वो सवर्ण समाज से आते हैं, तमाम जो राजनीतिक पार्टियों के नेता होते हैं वो कहने की सवर्ण समाज से आते हैं, लेकिन मुद्दा होता है डिबेट का आरक्षण। आप टीवी चैनल का बात कर रहे हैं, बिल्कुल उसके लिए एक पॉपुलर स्लोगन टाइप का ही बन गया, जिसे मैं कई वीडियो में लगातार इस्तेमाल किया कि पक्ष में भी ब्राह्मण, विपक्ष में भी ब्राह्मण, चैनल पर भी ब्राह्मण, पैनल में भी ब्राह्मण, विश्वविद्यालयों में भी ब्राह्मण, न्यायालयों में भी ब्राह्मण, सचिवालयों में भी ब्राह्मण, लेकिन ब्राह्मण खतरे में है। JNU की दीवार पर किसी ने लिख दिया था कि ब्राह्मणों को विदेश भगाना है। तो ये गलत चीज़ है। इस तरह से जातिवादी माहौल बनाने की कोशिश की जाती है कि हर जगह व्यवस्था आप चला रहे हैं तो आप खतरे में नहीं हैं। ये एकदम गलत बात है। टीवी चैनल पर ऐसे चित्रा त्रिपाठी जैसे तमाम एंकर इस तरह के डिबेट्स करवाते रहते हैं, और मनोज मुंतशिर शुक्ला जैसे लोगों को बिठा करके माहौल बनाते रहते हैं अपना धर्म राष्ट्रवाद से जोड़कर। लेकिन ये बात सिर्फ टीवी चैनल और एडिटर की संख्या तक नहीं सीमित रही। अब देखिए, जो SC ST के आरक्षण से जुड़ा मामला है, उसी का जो एक पैनल बना है सुप्रीम कोर्ट में, वो क्या है, उस बेंच की आप समीक्षा कीजिए। 7 में से 6 अपर कास्ट जज हैं, तो 85% कौन है वहाँ, अपर कास्ट है।
और करना क्या है, जबकि दूसरा 85 का दूसरा नारा था कि वंचित तबके के 85% लोग होने चाहिए, वहाँ नहीं है। और शायद उसमें से 6 लोग मौजूद थे, उस 6 में से फिर 5 लोग अपना फैसला अलग तरीके से देते हैं, मतलब अलग अलग ओपिनियन देते हैं, वो मिक्स रहते हैं। उसमें जो जस्टिस गवई हैं, जो खुद ही एससी कम्युनिटी से हैं, वो और कूद कूद करके ज़्यादा सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव और कास्ट बाइनरी में ना आने वाले व्यक्ति बनने के चक्कर में हर चीज़ का विरोध कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको साबित करना है कि देखो हम तो बहुत प्रोग्रेसिव सोचते हैं। जब तक ये संख्या ऐसे ही किसी के एहसान पर रहेगी, जब तक ये संख्या नोटेबल नहीं रहेगी, जब तक अपने अनुपात में नहीं रहेगी, आप खुद ही सोच कर देखिए कि वो अपनी बात कर पाएंगे। अगर वहीं पर 6 में से 5 जज बहुजन समाज के होते तब राय अलग होती। फिर से वही लोग कहेंगे कि अरे जो बहुजन समाज के थे नहीं, वो नंबर मैटर करता है कि आप सिस्टम में हो या किसी के रहमो करम पर हो, ये मायने रखता है। तो इसलिए तो आप जिस मीडिया में कह रहे हैं कि एक ही जाति तबके के लोग हैं, वो तो न्यायालय में भी एक ही जाति तबके के लोग हैं, और वो सारी व्यवस्था चलाने वाले सचिवालयों में भी एक ही जाति तबके के हैं। ये बहुत मतलब बुरी चीज़ है, और इसी से तो ओवरऑल लड़ाई है। 24 का इलेक्शन आपने देखा, सपा कांग्रेस लगातार संविधान बचाने की बात, और लेकिन आज जहाँ पर SC/ST के आरक्षण के वर्गीकरण का मसला है, पूरा रवैया ढुलमुल है, स्पष्ट भूमिका अभी भी नहीं है। तो ये जो वोट देने का काम इस देश के SC/ST ने जो कांग्रेस को किया, जो सपा को किया, क्या अब वो अपने आप को किस तरीके से महसूस कर रहे हैं? देखिए, जिस तरह का माहौल बना और बनाया, उसके बाद तो वोट सच में बहुत जगहों पर गया, और इस बार सबसे ज़्यादा सफलता मिली इंडिया अलायंस के दलों को। लेकिन पहली प्राइमरी चीज़ है कि बीएसपी से वोट क्यों खिसके, है ना। तो जब पोलराइज होके वोट होता है, बाइनरी में वोटिंग होती है, तब तो वोट जाने होते हैं। लेकिन वो खिसकता हुआ वोट कहाँ जा रहा है, इस पर मायने रखा। तो उसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन यूपी में सफल रहा, और अन्य अन्य जगहों पर भी तमाम गठबंधन, तमाम दल इस बात को वोट में भुनाने में सफल रहे। एक हद तक महाराष्ट्र में भी इंडिया अलायंस को जीत मिली। लेकिन जब बात आती है संविधान बचाने की, हक अधिकार की बात करने की चीज़ होती है, तो उसे सीधा सीधा, वो कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज़ नहीं है, उसके कुछ पैरामीटर हैं। संविधान बचाने की बात कैसे करनी है, तो संविधान बचाने की बात तब आई है जब संविधान लिखने वाले की जो सबसे पहले हित के व्यक्ति थे, मैं प्रेफरेंस भेदभाव की बात नहीं कर रहा हूँ, जिनके लिए बाबा साहब ने जिंदगी दांव पर लगा दी, जब उनके अधिकारों पर सबसे बड़ा हमला हो रहा है, तब सबसे पहले रिएक्शन क्या होना चाहिए। तो जिम्मेदारी थी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की कि बढ़ चढ़ के इसका सबसे पहले विरोध करते। रही बात बीएसपी की या बहन जी की, तो वो तो बदनाम है इस बात के लिए कि वो बहुत देर में रिएक्शन देती हैं। तो उनकी तो 3 दिन बाद रिएक्शन आना चाहिए, 3 मिनट बाद रिएक्शन आना चाहिए था कि ये करा। लेकिन हुआ क्या कि समाजवादी पार्टी के ही एक सांसद धर्मेंद्र यादव कहते हैं कि हम तो इसका 40 वर्षों से इंतजार कर रहे थे। पार्टी 40 वर्ष की नहीं हुई है, इंतजार पता नहीं कैसे वो कर रहे थे, एक बात। दूसरी कि कांग्रेस के 2 मुख्यमंत्री तेलंगाना और कर्नाटक के इसका स्वागत कर रहे हैं। इस बात को हम अनुसूचित जाति आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने भी कहते हैं, और ये सवाल पर्सनली मैंने पूछा उनसे कि आप ये बताइए कि SC/ST समाज के हित का जब फैसला होता है, तब कैसे आपकी एनडीए अलायंस और इंडिया अलायंस की बोल भाषा एक तरह से मिल जाती है। ये बात मैंने अनुसूचित जाति आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूछी है, जो खुद भाजपा के ही हैं। उनसे हमने यही बात पूछी, और ये बात आप अपने ऑडियंस से पूछिए और खुद से पूछिए कि जब हितों की बात आती है वंचित समुदाय के, SC/ST समुदाय के, तब आप देखेंगे बहुत कुछ उनके लिए एनडीए इंडिया ऐसा कुछ बाइनरी में नहीं रखा है, वो अनटचेबल ही छोड़ दिए जाते हैं। अच्छी बात और दिलचस्प बात इसमें ये रही कि जिस पार्टी को खत्म, जिस नेता को खत्म घोषित किया गया, वो सबसे बड़ी ताकत बनकर आई, और उन्होंने जो आह्वान किया उससे बहुत एकजुट होकर के, एनर्जेटिक होकर के लोग आ रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। और अगर 21 अगस्त शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात, अपनी ताकत दिखाने का एक सफल आंदोलन रह गया, तो फिर ये बहुत बड़ी सफलता है और भरोसा रीस्टोर करने का एक बहुत बड़े मौका है। 21 अगस्त जो है वो काफ़ी ज़्यादा अहमियत रखता है, ये आंदोलन भी। लेकिन 2 अप्रैल की भी एक घटना है। उस 2 अप्रैल की घटना में ये देखा गया कि जो दंगाई वहाँ पर हुई,
तो खास तौर पर फैक्ट चेक में ये बताया जाता है या कहा जाता है कि जिन लोगों के माध्यम से वो कहीं न कहीं दलित समाज से नहीं थे। तो इस 21 अगस्त का भी अनुमान इस तरीके से लगाया जा सकता है कि जो इसका वर्गीकरण का जो समर्थन कर रहा है या फिर जो मनुवादी ताकतें हैं, जो अराजक तत्व है, इसको खराब करने की, बदनाम करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर भारत बंद में हिंसा होती है तो जाहिर सी बात है कि कौन किया है इसका मैं खुद कानून के नियम के हिसाब से ही बता दे रहा हूं, जो पुलिस जिस फॉर्मूले का इस्तेमाल करती है कि कौन जिम्मेदार है। जब कोई अपराध होता है तो उसकी जांच इस आधार से की जाती है, इस आधार को मानकर की जाती है कि इसका बेनिफिशरी कौन है। किसी की हत्या होती है तो सोचते हैं कि इसका बेनिफिशरी कौन है, उसकी भाभी, उसका भाई, उसका पड़ोसी, इसके मरने से बेनिफिशरी कौन है, उस आधार पर जांच की जाती है। तो अगर भारत बंद में SC ST समुदाय के लोग सड़कों पर हैं, हिंसा होती है, तो किस एंगल से जांच होनी चाहिए कि इसका बेनिफिशरी कौन है। तो बेनिफिशरी कौन होगा उस हिंसा का? जाहिर सी बात है वो जातिवादी लोग होंगे जो ये बताना चाहते हैं कि ये लोग उत्पात करते हैं, जो ये बताना चाहते हैं कि ये लोग गलत मांग कर रहे हैं, जो ये बताना चाहते हैं कि सारे प्रिविलेज के बावजूद भी उनका आरक्षण वाजिब है, और तमाम तरह के दर्द भरे एक सैकड़ों साल की जर्नी के बावजूद भी, हजारों साल की जर्नी के बावजूद भी दूसरों का आरक्षण, वंचित तबके का आरक्षण मुफ्तखोरी है। उन्हीं लोग को तो फायदा होगा ना। तो हिंसा होने से SC ST समुदाय का तो कोई फायदा है नहीं। अगर कोई हिंसा होती, वैसे तो नहीं होनी चाहिए, होती है तो कौन जिम्मेदार है? जाहिर सी बात है जिसको फायदा हो रहा है। फायदा किसको हो रहा है? जो SC ST समुदाय के अगेंस्ट है, या फिर SC समुदाय में से भी अगर कोई व्यक्ति इस चीज का एजेंट बनता है तो वो कौन होगा? जिनको आप असहमत आवाजें देखते हैं। लेकिन फिलहाल अभी फोकस एक आंदोलन पर है। 21 अगस्त भी अंतिम दिन नहीं है, ये एक अहम दिन है। लड़ाई लंबी चलती है, हक अधिकार की लड़ाई लंबी चलती है, महीनों लगते हैं, सालों साल लगते हैं। जितना लंबा वक्त लगता है उतना फ्रूटफुल सब कुछ हो जाता है। सरकार की भलाई इसी में है कि जल्दी से जल्दी अध्यादेश लेकर आए, जल्दी से जल्दी मामले को निपटाए। जितना देर करेगी नुकसान होगा। ऐसा नहीं कि NDA को दलित समाज का वोट नहीं मिल रहा है, आदिवासी समाज का वोट नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं कि इंडिया को नहीं मिल रहा है। दोनों को अच्छे खासे वोट मिल रहे हैं, और दोनों अगर हीला हवाली करते रहे, डामाडोल स्थिति रखे रहे, तो दोनों से बहुत तेजी से छिटकेंगे कम से कम SC ST समुदाय के लोग, और अन्य समाज के लोग भी जो न्याय पसंद हैं, जिनको समझ है कि जो संवैधानिक वैल्यू है उसके साथ छेड़छाड़ की जा रही है। तमाम बहुजन समाज से क्या कुछ कहना चाहेंगे जो आंदोलन होने वाला है? क्योंकि अमूमन तौर पर जो है वो एहतियात बरतना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो ऐसे में बहुजन समाज से आपकी क्या कुछ अपील होगी आने वाले 21 अगस्त को लेकर, और तमाम जो SC ST आरक्षण के वर्गीकरण को लेकर जो ये मामला? देखिए, बहुत फोकस्ड रहना है। कोई गली मोहल्ले में लड़ाई करेगा, कोई एग्रेसिव बातें बोलेगा, एकदम फोकस्ड रहना है। चाहे आप सोशल मीडिया पर हों, चाहे सड़क पर हों, कि हम अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा गुस्सा, हमारी नाराज़गी किसी व्यक्ति नहीं, एक व्यवस्था के खिलाफ है। देख लीजिए, उन जजों में 5 लोगों से दुश्मनी करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें बेला त्रिवेदी भी अलग तरीके से, शायद यही नाम है, हाँ, उन्होंने बहुत प्रोग्रेसिव कमेंट किया है। तो लड़ाई तो हमारी जज या व्यक्ति से नहीं है ना, उस पूरी व्यवस्था से है कि एक जातिवादी व्यवस्था। तो जब व्यवस्था से आप लड़ रहे हैं तो आपको फिर व्यवस्था की लड़ाई कलम से लड़नी है, आंदोलन से लड़नी है, और हिंसा जैसी चीज़ों को अवॉइड करना है। सामने वाले भी अगर हिंसा करने की कोशिश कर रहे हैं तो हर संभव तरीके से अवॉइड करें। लेकिन हर चीज़ हम ज्ञान देने, डिक्टेट करने पे वंचित समुदाय पर ही इसलिए नहीं आएंगे। मैं उलट, आप कह रहे हैं कि हम बहुजन समाज के लोगों को क्या, मैं गैर SC ST समुदाय के लोगों से एक अपील जरूर करना चाहूँगा कि एक बात बताइए, कोई अपने हक अधिकार के लिए सड़क पर उतरा है तो क्या वो आपकी छाती पर पैर रखकर जा रहा है? क्या कोई अगर नारे लगा रहा है जय भीम के, कोई अपने आरक्षण को बचाने के नारे लगा रहा है, तो क्या आपके कान के सामने स्पीकर बजा रहा है? क्या वो तो सड़कों पर अपना आंदोलन करते हुए, अपनी बात रखते हुए जा रहा है। अगर ये बात आपको बर्दाश्त ही नहीं हो रही है कि इनके पुरखे कभी हिम्मत नहीं करते थे हमारे सामने बोलने की, तो ये कैसे सड़कों पर नाचते गाते हुए, जश्न मनाते हुए, अपने नारे लगाते हुए जा रहे हैं, तो यही समस्या है कि आप जातिवादी हैं। तो एक तो उसका कानूनी इलाज है, दूसरा इलाज है कि सामाजिक रिएक्शन। मैं हिंसा की बात जरूर मतलब अवॉइड करूंगा, लेकिन वो रिएक्शन सिर्फ हिंसा के रूप में नहीं होती है। अगर आप अपना जातिवादी चरित्र दिखा दिए कि हम तुम्हारे एक प्रोटेस्ट को नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे, तो फिर SC ST समुदाय के लोग भी दिखा देंगे कि हम तुम्हारी इस मोनोपोली को
बिल्कुल भी नहीं एक्सेप्ट करने वाले हैं। विश्वविद्यालयों में, न्यायालयों में, सरकार में, मीडिया में, फिर वो भी हर जगह से बहिष्कार करने लगेंगे। क्योंकि कितना भी कह लिया जाए कि मनु राज है, संविधान के होने से, लागू होने से बहुत कुछ अधिकार एससी एसटी समुदाय के लोगों को भी मिला है। तो मेरी तो बिल्कुल एक अलग तरह से रिक्वेस्ट रहेगी एससी एसटी समुदाय के लोगों के लिए कि अपने मुद्दे पर फोकस रहें और 3 आपत्ति एकदम साफ रखें सुप्रीम कोर्ट से। तीनों आपत्ति की सब क्लासिफिकेशन का आधार क्या है, हमारे यहाँ क्रीमी लेयर का आधार क्या है और 1 पीढ़ी तक आरक्षण रिजर्व करने का आधार क्या है, ये तीनों आपत्ति रहनी चाहिए। शक, संदेह और सवाल होने चाहिए। वो शक, संदेह, सवाल ये हैं कि वही लोग क्यों जश्न मना रहे हैं जिनको आरक्षण से दिक्कत है एससी एसटी समुदाय के, यानी जरूर कुछ उनके मन का हो रहा है, यानी एससी एसटी के खिलाफ हो रहा है। दूसरा कि न्यायपालिका में उनकी हम बात क्यों माने जो एससी एसटी समुदाय से नहीं हैं और सबसे ज़्यादा संख्या में वही हैं, इसलिए हमें पूरी की पूरी व्यवस्था में भरोसा नहीं है। तीसरी बात कि सरकार में जो लोग बैठे हैं उन्हीं के मंत्री, सांसद जा करके कह रहे हैं कि हमें इतनी नंबर में ला दीजिए, हमें 400 सांसद दे दीजिए, 350 सांसद दे दीजिए, ताकि हम उस संख्या से संविधान में कुछ संशोधन ला के संविधान बदल सकें। तो संविधान में मामूली संशोधन, छोटे मोटे काम करना तो बिल्कुल एक प्रोसेस का हिस्सा है, लेकिन संविधान बदलने जैसी इच्छा रखना अपने आप पर, उस पर हमला करना है। तो ये मतलब एससी एसटी समुदाय के लोगों को एकदम फोकस रखना है कि उनको अपने आपत्तियां गिनानी है, उनको अपने सवाल उठाने हैं, उनको शक संदेह बराबर बनाए रखना है। कोई भी पार्टी, दल का व्यक्ति आ करके अगर बोले हम आपके नेता हैं, आपकी चलो हमारे पीछे पीछे, हम संविधान बचाने चल रहे हैं, तो भावुक होकर पीछे पीछे नहीं चल देना है। वो किसी भी दल का नेता हो, एनडीए अलायंस का हो, इंडिया अलायंस का हो, बिल्कुल नहीं। हाँ, अगर आपको लगता है कि नीचे से लेकर ऊपर तक नेतृत्व तो आपके जाति समाज का है, अगर आपको लगता है कि पैदा होने से लेकर आज तक हर आवाज उठने वाली आपके हित की रही है, अगर आपको लगता है कि रिप्रेजेंटेशन में, अगर आपको लगता है कि प्रेजेंटेशन में हर बार आप आगे रहे हैं किसी फ्रंट में, तो वहां खड़े होना वो आपका नेतृत्व है। हम जनरलाइज भी नहीं करना चाह रहे कि अपॉलिटिकल रहिए, नहीं, पॉलिटिकल रहिए, लेकिन किसी बाइनरी की पॉलिटिक्स में मत पड़िए। और एससी एसटी समुदाय के लोग एकदम फोकस रहें। गैर एससी एसटी समुदाय के लोगों से ही बार बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग थोड़े टॉलरेंट बनिए, दूसरों की बात सुनना सीखिए। हर बार प्रवचन देना कि आप ये करिए वो करिए, उससे ज़्यादा अपने समाज में जाइए, अपर कास्ट लोगों को समझाइए, ओबीसी समाज के थोड़ा वेल टू डू जो लोग हैं खेती किसानी की वजह से या शहरों में, उनको समझाइए। मुस्लिम समाज के लोगों को समझाइए कि एससी एसटी समुदाय के लोग क्यों ये लड़ाई लड़ रहे हैं, उनका साथ नहीं दे सकते तो कम से कम चुप बैठे रहो, खिलाफ नहीं खड़े होना। तो तमाम चीज़ें हमने समझने की कोशिश की है कि जब भी बहुजन समाज के हक अधिकारों की बात आती है तो बहुजन मीडिया की जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है, और उसी तरीके से कहीं ना कहीं उनकी अहमियत भी आवश्यक हो जाती है कि वो अपना पक्ष इतने साफ तरीके से रखे, अपनी बातों को इतने साफ तरीके से बहुजन समाज तक के पहुंचाए कि बहुजन समाज उसके साथ में होने वाले तमाम अन्य अत्याचार या फिर जो उसके साथ हक मारी हो रही है उससे वो आसानी से अवगत हो पाए। पूरे के पूरे मसले को लेकर आने वाले 21 अगस्त पर जो कि एससी एसटी के आरक्षण के वर्गीकरण पर भारत बंद जो होने वाला है, इस पर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया क्या है, और आपने जो बातचीत सुनी इसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।